नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए निवेशकों को प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन दौरे पर रहे, जहां उन्होंने न सिर्फ रोड शो के जरिए बल्कि कई दौर की बैठकों के माध्यम से इन्वेस्टर्स के साथ एमओयू साइन किए। बर्मिंघम में आयोजित रोड शो के दौरान शिक्षा, आईटी, स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े 250 से ज्यादा डेलीगेट्स शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक सीएम के ब्रिटेन दौरे के दौरान करीब 12,500 करोड़ के निवेश के करार हुए हैं। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 4 दिवसीय लंदन दौरे से उत्तराखंड लौट आए हैं और एक ओर तो सत्ता पक्ष इस दौरे को सफलता बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के अनुसार ये महज इवेंट मैनेजमेंट है। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि लक्षित निवेश की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं धामी। एक सकारात्मक रूप उनका दिखाई दिया। वो भारत के अंदर लोग काम करना चाहते हैं और उत्तराखंड भी आना चाहते हैं। लगभग 12,500 करोड़ के अभी निवेश पर करार हुआ है और आगे के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा है और हमको कुछ प्रस्ताव दिए भी हैं। चूंकि बहुत सारे प्रस्तावों पर चूंकि एकदम से हमको प्रस्ताव मिले हैं और सभी पर हम तुरंत उस पर निर्णय नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ आकलन भी करना होता है। तो उनके आकलन करने के बाद और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, तब तक एक बड़ी मात्रा में हमको लोगों के निवेश प्राप्त हो जाएंगे और हमारी ग्राउंडिंग भी हो जाएगी। और इसके साथ ही अभी मैंने एक चीज और महसूस की कि इन सभी लोगों के साथ हमारा लगातार संवाद होता रहे, लगातार हम इन सब के साथ जुड़े रहें। तो हमने तय किया है कि उत्तराखंड में हम मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अप्रवासी उत्तराखंडी सेल भी बनाएंगे, जो इन सब पर त्वरित रूप से कार्रवाई करेगा। इनकी कोई शंका समाधान होगा तो उन सभी पर उनकी समस्याओं का भी समाधान करेगा और सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जो लोग भी हमारे यहाँ काम करना चाहते होंगे उनके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, उनका रास्ता बनाएगा। हाँ, नहीं, काफ़ी 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एक उपहार इस राज्य के लिए पुष्कर सिंह धामी लेकर आ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि हमारे प्रदेश के जो राज्य के विकास में रात दिन कटिबद्ध हैं, उनके देहरादून धरती पर आगमन पर मैं उनके स्वागत के लिए पहुँचूँगा। मेरे साथ साथ पार्टी के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में वहाँ पर रहेंगे और एक भव्यतम स्वरूप उस दिशा में रहे। और प्रसन्नता तो है ही, प्रसन्नता में कार्यकर्ता उत्साहित भी होता है और राज्य के विकास के लिए उनके योगदान का एक प्रभाव उस कार्यक्रम में दिखाई देगा। राज्य में इन्वेस्ट के नाम पर लगातार जो है सरकार इवेंट कर रही है, खूब विज्ञापनबाजी हो रही है, विदेश दौरे भी हो रहे हैं, रोड शो भी हो रहे हैं। लेकिन हम सरकार से कह रहे हैं कि 2018 में जो इन्वेस्टर मीट हुआ था उसमें जो 1.5 लाख करोड़ के एमओयू होने का दावा सरकार ने किया था, वो 1.5 लाख करोड़ रुपये कहाँ है? वो धरातल पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो सरकार की कथनी और करनी में बड़ा भारी फर्क है। जनता इसे समझ रही है। अब 2.5 लाख करोड़ रुपए के दावे किए जा रहे हैं निवेश के। हम तो कह रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आना चाहिए, उद्योग पहाड़ चढ़ने चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। लेकिन सरकार ना पलायन रोक पा रही है, ना उद्योग धंधे ला पा रही है। आपको कांग्रेस की सरकार से ही सीखना चाहिए। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में सिडकुल बनाए, हजारों उद्योग यहाँ पर लगे, प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिला। लेकिन कभी कोई इन्वेस्टर मीट आयोजित नहीं किया, कभी कोई इवेंट नहीं किया, कभी लंदन में जाके कोई रोड शो नहीं किया, लेकिन विकास करके दिखाया है। तो सरकार को जो है अगर इनसे सीखना होता तो सीखती और प्रयोग पिंगड़ा से बचती और काम करके दिखाती। काम बोलता है भाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 12,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है और निवेश के करार जो हैं वो यहाँ पर हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बर्मिंघम दौरे के दौरान जो रोड शो किया और जो बैठकें की, उसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा डेलीगेट शामिल थे। अलग अलग क्षेत्र इसमें शामिल थे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज शामिल हैं। ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उत्तराखंड बहुत अग्रणी हो सकता है और इसी को लेकर यहाँ पर करार हुए हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री वापस लौट आए हैं
और अब ज़्यादा जानकारी तो तभी मिलेगी जब वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन बहरहाल ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुल इन 4 दिनों में 12,500 करोड़ का निवेश हुआ है और आश्वस्त किया गया है निवेशकों द्वारा मुख्यमंत्री को कि वो दिसंबर महीने में होने वाले इन्वेस्टर समिट में आकर यहाँ निवेश करेंगे। तो आज का यही मुद्दा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 और लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं धामी। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ दिगंबर नेगी जी वरिष्ठ भाजपा नेता जुड़ चुके हैं, डॉक्टर पंकज पेनुरी यूकेडी नेता हैं, हमारे साथ शिषपाल सिंह बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ राजेंद्र बिष्ट अर्थशास्त्री हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले दिगंबर नेगी जी, किस तरीके से यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की बात निकलकर सामने आ रही, क्या जानकारी, ऑफिशियल क्या जानकारी अभी है? यह प्रदेश के लिए बहुत ही खुशखबरी भरा दिन है कि इस प्रदेश के युवा ओजस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की इंग्लैंड यात्रा बहुत ही सफल रही है और 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश वो इस प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के लिए लेकर आए हैं। निश्चित रूप से इससे देवभूमि के विकास में एक नई गति, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह आएगा और युवाओं के जो सपने हैं वो साकार होंगे। उनका रोजगार का जो सबसे बड़ा सपना होता है हर युवा का, पढ़ लिख करके, चाहे वो फार्मास्यूटिकल में बी फार्मा किया हो, एम फार्मा किया हुआ स्टूडेंट हो, या उसने एचएम किया हो, या उसने जो है टूरिज्म सेक्टर में डिप्लोमा डिग्री कोर्स किया हो, उन सब के लिए बहुत खुशखबरी वाला दिन है कि उनका युवा साथी, उनका युवा मुख्यमंत्री उनके लिए एक बड़ी सौगात अपनी विदेश यात्रा से कामयाबी के साथ लौट करके आए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल। शिषपाल बिष्ट जी, आप लोग कहते हैं ये महज एक इवेंट मैनेजमेंट है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही 12,500 करोड़ का निवेश का करार हुआ है, तो फिर इवेंट मैनेजमेंट कैसे? देखिए दिव्य दर्शनी जी, हम 2018 में भी इस राज्य में एक इन्वेस्टर मीट देख चुके हैं और वो इन्वेस्टर मीट जो था उसका उद्घाटन भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तब प्रदेश की जनता को सरकार ने बताया था कि 1.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए, तो तब भी तो एमओयू हुए थे। आज तो 12,000 करोड़ के एमओयू पर जो है सरकार तमाम बातें कर रही है, तमाम खुशियां मना रही है। खुशियां मनानी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि अगर उद्योग पहाड़ चढ़ते हैं, राज्य में निवेश आता है, तो हमारे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। भैया हमारा भी राज्य है, हमारे बेरोजगार नौजवान लगातार आंदोलन कर रहे हैं रोजगार के लिए, वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं। तो अगर पहाड़ से पलायन रुकता है, रोजगार मिलता है, उद्योग पहाड़ चढ़ते हैं, तो किसको क्या दिक्कत है। लेकिन 2018 में भी राज्य ने देखा कि कोरी जो बयानबाजी थी, जो इवेंट भी हुए, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं निकले ना। धरातल पर कोई जो है सरकार की कार्य योजना साकार होती हुई नहीं दिखाई दी। तो अब सरकार दावे कर रही है कि 2.5 लाख करोड़ का निवेश लाएंगे, आना चाहिए, हम कह रहे हैं, लेकिन ये महज इवेंट तक, बयानबाजी तक ना रहे। और सरकार इसलिए भी जब 2018 में इन्वेस्टर मीट हुआ था, तब 2019 में लोकसभा के चुनाव थे देश में, अगर आपको याद होगा, और अब फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर है जी। तो ये जो हेलो हाँ, तो ये जो सरकार की ओर से हो रही है, बयानबाजी हो रही है, जो इवेंट का आयोजन हो रहा है, भाई अगर उद्योग धरातल पर उतरेंगे, रोजगार मिलता हुआ दिखाई देगा, तो सरकार को ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं। जनता वैसे ही उनको जो है सर आंखों पर बिठा देगी। कोई देखिए छुपा सकता है ना, सूरज को कोई छुपा सकता है। अगर उत्तराखंड में निवेश आएगा, उद्योग आएंगे, तो
कौन उसको छुपा सकता है? वो तो दिखाई देगी ना भाई। लेकिन 2018 का कोई भी इमेज जो है यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसी तरीके की बयानबाजी हो रही है, इवेंट आयोजित होता है, तो उसका राज्य को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि 100 करोड़ रुपए तब आपने जनता के 2018 में फूके। अब कितना पैसा फूका जा रहा है, तो इन्वेस्टर मीट आयोजित होने के बाद जो है आंकड़े सामने आएंगे। लेकिन ये है, इनको सीखना चाहिए कांग्रेस की सरकार से। मैंने पहले भी कहा जी। कि एनडी तिवारी जी की सरकार ने राज्य में निवेश आया। माफ कीजिएगा शीशपाल जी, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा कुछ ग्लिच आ रहा है, हम वापस आपके पास आएंगे। डॉक्टर पेनुली, मैं सेम सवाल आपसे करूंगी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो कहा जा रहा है इवेंट मैनेजमेंट है, 2018 का कंपैरिजन किया जा रहा है? देखिए दिव्या जी, निश्चित तौर पे ये एक मेरे हिसाब से एक इवेंट मैनेजमेंट है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सारे मंत्री विदेश घूम गए थे, हमारे सीएम बचे हुए थे जो विदेश नहीं गए, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली तो वो इंग्लैंड गए। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हम नहीं चाहते प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए और प्रदेश का विकास हो या इंडस्ट्रीज लगें। ये केवल महज एमओयू साइन हुए हैं। 2018 में 1,20,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, जो मैं लेके आया कुछ कुछ उसमें से सेक्टर जो है, टूरिज्म जो विजिबल वाले सेक्टर है, टूरिज्म में 119 एमओयू साइन हुए थे, 119, और 14,183 करोड़ ये टूरिज्म के अंदर इन्वेस्ट हुआ था 2018 में। लेकिन टूरिज्म में आप मुझे कहीं दिखा दे 119 में से 19 भी एमओयू ग्राउंड पे उतरे हूं। एनर्जी के सेक्टर में 19 एमओयू साइन हुए थे, एनर्जी के सेक्टर में 19 एमओयू और 31,543 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आने की बात थी, 19 में से एक नहीं आया। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग में 91, हेल्थ में 71 एमओयू साइन हुए थे 18,000 करोड़ के, वो पता नहीं कहाँ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 18 हुए थे 26,000 करोड़ का, आईटी में 19 हुए थे 5,000 करोड़ के, मैन्युफैक्चरिंग में हुए थे 11,000 करोड़ का, 233 एमओयू साइन हुए थे और वो थे 11,000 करोड़ के। आयुष में 22 एमओयू साइन हुए थे, जो हुए थे 3,270 का। ये जब इतना बड़ा फिगर, इनमें से मैं कुछ लाया हूं, और भी बहुत सारे हैं सेक्टर है, लेकिन ये कुछ की सेक्टर्स हैं जिनको हम विजिबिलिटी के साथ देख सकते थे, जो हमें विजिबल हो सकते थे कि इतने एमओयू हुए हैं तो इतने इंडस्ट्रीज लगी हैं, इतने एनर्जी के सेक्टर में, इतने मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में। कोई धरातल पे एक भी एमओयू नहीं उतरा। इसके बनस्पत हमने खोया क्या? वो और खतरनाक चीज है। 2018 के इन्वेस्टमेंट समिट अगर आपको याद हो तो हमने अपना भू कानून खोया था। हमने अपने पहाड़ों के जो भू कानून, पहाड़ों को संरक्षित करने के लिए जो चीज थी उसको खोया था, और उसके एवज में हमें क्या मिला? मात्र और मात्र कोरी घोषणाएं, कोरे एमओयू जो कभी धरातल पे नहीं उतरे। ये तो 1,20,000 करोड़ की बात हुई, जहां हमने अपना भू कानून खो दिया, हमने अपनी लैंड खो दी। आज तक हम उसके पीछे लगे हुए हैं। अभी कह रहे थे युवा यशस्वी मुख्यमंत्री, वही युवा यशस्वी मुख्यमंत्री अब कुंभकर्णी निंद्रा में चला गया है, जो चुनाव से पहले बोलते थे कि हम भू कानून लाएंगे, हमने समिति बना दी। चुनाव जीतने के बाद शिफ्ट करने के लिए यूसीसी, फिर अंकिता वाला मैटर, फिर नकल विरोधी अध्यादेश, लेकिन भू कानून पे बात नहीं करी। ये इन्वेस्टर समिट के नाम पे हमारे पहाड़ों का जो बेचने का काम कर रही है ये सरकार, और उसके बनस्पत हमें एक इंडस्ट्री बता दें जो लगी हो 1,20,000 करोड़ में। तो ये सरकार का केवल महज इन्वेस्टमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है, जिसके अंदर ये कुछ उद्योगपतियों को और कुछ लोगों को, जिनकी नजरें हमारे पहाड़ की जमीन पर धसी हुई हैं, उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने करोड़पति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके के इवेंट करते हैं। और अगर इनके इवेंट में सच्चाई होती तो जो 1,20,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, जो इन्वेस्टमेंट आया था प्रदेश के अंदर, अगर वो 20,000 करोड़ का भी लगा होता ना, तो इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलता, इस प्रदेश की दिशा और दशा बदलती, ना कि ये प्रदेश इस तरीके से धकेला जाता। इसमें कतई सच्चाई
नहीं है कि ये सरकारें विदेशों में जाके प्रदेश के लिए काम करती है, वो दिख गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हमारा भू कानून हटाया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री, और ये मुख्यमंत्री अब पता नहीं दिसंबर में कौन सी, दिसंबर जनवरी में जब ये इन्वेस्टर समिट होगी उस टाइम पे कौन सा एक और सगुफा और एक और कुठाराघात पहाड़ की जनता के साथ, पहाड़ के लोगों के साथ और उत्तराखंड के मूल अधिकार के साथ करते हैं। इस बात का शक है। ठीक है, राजेंद्र बिष्ट जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि पहली बार 2018 में इन्वेस्टर समिट हुआ था, अब 2023 में हो रहा है और खुद मुख्यमंत्री जो है इसका इनिशिएटिव लेते हुए लंदन गए। किस तरीके से आप मानते हैं इस दौरे को? क्या एनालिसिस आपका कहता है दौरे को लेकर? अगर हम इस इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं और जो भी मुख्यमंत्री जी ने जो भी रोड शो किया है बर्मिंघम में, यूके में, तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि उनका विजन है, वो काम करना चाहते हैं और वो एक बहुत क्लियर उससे विजन से चल रहे हैं कि कैसे हम इन्वेस्टर को जो है अट्रैक्ट करें और कैसे वो इन्वेस्टमेंट करें उत्तराखंड में और इकोनॉमी को बढ़ाएं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि किस तरह के इन्वेस्टर्स हम लाना चाहते हैं उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड की जो भी मतलब भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह का जो है उत्तराखंड जिस जगह में अब है, उसमें हम सर्विस सेक्टर में कितना करना चाहते हैं, हम टूरिज्म के लिए कितना करना चाहते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग में कितना चाहते हैं, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। और उस हिसाब से जो है उन कंपनियों से हम बात करें। ऐसा नहीं है कि जो कंपनियां सिर्फ आके एमओयू साइन करें और बाद में जो है वो जब कंडीशंस देखें तो उसके बाद जो है वो मना कर दें या वो इंटर। दूसरा क्या है, अगर आप इसका दूसरा जब भी काफी जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो हमसे ये बात कह रहे हैं कि साहब उस टाइम पे 1 लाख करोड़ से के एमओयू साइन हुए, धरातल में कम आए। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जरूर ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है और इसको देखा जाना चाहिए। क्यों देखा जाना चाहिए? इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज क्या है कि जब भी आप समझ लीजिए कि इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स हैं और हर स्टेट कभी ना कभी साल में इन्वेस्टर समिट कराते हैं और हर एक जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो लोकल हैं, चाहे वो आप समझ लो कि अपने कंट्रीज के हैं, तो वो जब भी आते हैं तो वो ये देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बेस्ट हमें कौन दे सकता है। तो अगर उत्तराखंड को मतलब अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टर्स को, तो उसके लिए हमें कम्पीट करना पड़ेगा विद इन आवर कंट्री। अगर हम उन स्टेट से कंपेयर करेंगे जहां पे जो है किसी तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिस तरह उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है, किस तरह उनको सरकार से जो है पॉलिसी फ्रेमवर्क में इजी काम करने को मिलता है और कहाँ उनको जो है किसी की छूट मिलती है, तभी उद्योग आते हैं। अभी मेरे एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि नारायण तिवारी जी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि नारायण तिवारी जी का विजन है कि बिल्कुल अलग था और जिस तरह से उन्होंने इंडस्ट्रीज आप समझिए, चाहे वो उधम सिंह नगर में हो, काशीपुर में हो, या अगर आप रुद्रपुर की बात करते हैं, हरिद्वार की बात करते हैं, देहरादून सेलापुर की बात करते हैं, भगवानपुर की बात करते हैं, ये उन्होंने जगह डेवलप करी और वहां पे स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को लाए और वो आज तक वो इंडस्ट्रीज चल रही। और अगर आप ये देखिए कि उन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था कि वो इको फ्रेंडली थी, मतलब सिर्फ पैकेजिंग और जिसे कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं जितना ज्यादा कर रहे थे, हम ज्यादा असेंबली कर रहे थे। तो ये विजन होता है एक नेता का। भले उसके आने के बाद मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस की सरकारें 2 बार आई और कांग्रेस के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो लोग उस विजन पे, नारायण तिवारी जी के विजन पे आगे काम नहीं कर पाए। मैं कई बात आपको कहना चाहता हूँ। अभी जो इससे पहले त्रिवेंद्र रावत जी से पहले जो सरकारें थी और उसमें जब मुख्यमंत्री जो है हमारे जो अब उसमें जा चुके हैं बीजेपी में, अगर आप उनका भी देखिए, उन्होंने भी काम किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, लेकिन वो जो उनका जो विजन था वो विजन इतना नहीं था कि जो वो किसी तरह से उसमें एक बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल जो है और इन्वेस्टर्स के लिए और इस स्टेट को एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें, ये सब कुछ लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि उसका विजन कैसे है, वो क्या काम करना चाहते हैं। रही बात जो इन्वेस्टर समिट जो होने वाला है दिसंबर और जनवरी में, अभी वो बात देखिए, हमें लैंड बैंक चाहिए जहाँ पे इंडस्ट्री लग सके, किस तरह की जो है पॉल्यूशन फ्री इको फ्रेंडली जो है इंडस्ट्री लग सके, किस तरह जो हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, किस सेक्टर में हमें जो है क्या कहते हैं रेवेन्यू हमें कलेक्ट करना है, किस तरह हमें अपने स्टेट को डेवलपमेंट करना है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है हमें समझनी पड़ेगी। अभी बहुत अर्ली है कि हम बात करते हैं कि नहीं साहब वो इंडस्ट्रीज आएंगी, कैसे लगाएंगी,
क्या काम करेंगी। लेकिन पीछे हमारे साथ पिछले 20-22 सालों में बहुत सारे हादसे हुए हैं। अब उन हादसों को हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो पहल कर रहे हैं उसका स्वागत होना चाहिए और उस तरह से जो है इन्वेस्टर आए, चाहे वो एनआरआई इन्वेस्टर हों, चाहे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हों, वो उत्तराखंड में आए, अपना काम करें और किसी तरह से इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना योगदान दें। बिल्कुल। दिगंबर नेगी जी, कंपैरिजन हो रहा है 2023 में होने वाले इन्वेस्टर समिट का 2018 में हुए इन्वेस्टमेंट का। जो इन्वेस्टमेंट आ चुका है वो धरातल पर कहाँ है? ये इन्फॉर्मेशन बाहर क्यों नहीं आ पा रही, लोगों को नजर क्यों नहीं आ पा रहा जितना इन्वेस्टमेंट आया है? मैं अपने विपक्षी दलों के साथी पैनलिस्टों की जो शंका है उसके निवारण के लिए कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं जी। कि 2018 में जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी उसने इस राज्य के लिए पहला इन्वेस्टर समिट किया। उससे पहले जो सरकार है, जिन नारायण तिवारी की बात आप कर रहे हैं, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष तौर पे 10 वर्ष के लिए औद्योगिक पैकेज उत्तराखंड को दिया था और जिस कारण से यहाँ पर जो है उस सब्सिडीज और जो फैसिलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्रीज को दी गई, उनका फ़ायदा उठाने के लिए वो सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई हैं। दूसरी बात, 2018 में इन्वेस्टर समिट हुआ, एक नया कॉन्सेप्ट था कि इस राज्य के विकास के लिए बाहरी पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट नहीं है, उतने बड़े हमारे पास उद्योग धंधे कारोबार या इस प्रकार के मिनरल्स नहीं है। कांग्रेस सरकार में जो उद्योग धंधे जिनके लिए जानी जाती है वो डेनिम के लिए और खनन के लिए। कांग्रेस का हमेशा ध्यान दो ही धंधों पे रहा, खनन और शराब। इसके सिवा खनन तो अभी भी होता है। सुन लीजिए मैडम, आप सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, आप हमारी बात सुन लीजिए पहले। उससे बाहर कभी कांग्रेस सोच ही नहीं पाई, उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि जो है यहाँ पर के बेरोजगार जो हमारे इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले जो नौजवान हैं उनके लिए यहाँ पे आईटी उद्योग खुलना चाहिए। जो हमारे इतने सारे बच्चे होटल में बहुत बढ़िया बढ़िया शेफ़ हैं, दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में शेफ़ हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटलिटी के लिए उनके लिए काम करने के लिए अवसर उनको मिलना चाहिए, उनको घर के पास रोज़गार मिलना चाहिए। टूरिज्म का इतना बड़ा सेक्टर हमारे पास है, जहाँ पिलग्रिमेज से लेकर के एडवेंचर टूरिज्म से लेकर के हर प्रकार का टूरिज्म यहाँ पे जो है तो हो सकता है। उन सब संभावनाओं को अगर किसी ने समझा, तराशा और आगे बढ़ाने की कोशिश की तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की है। अब जो हमारे साथी जिस बात पे प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई 1.5 लाख रुपए का लाख करोड़ का MOU 2018 में साइन हुआ था, मैं आप लोगों को बता दूं आज भी जो है 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी चल रहा है, जो उसके बाद हुआ है प्रदेश में और विभिन्न सेक्टर में काम कर रहा है। जो शेष है उसके लिए ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है, केवल उत्तराखंड का नहीं, ये पूरे दुनिया का दुर्भाग्य रहा कि 2018 अक्टूबर के आसपास ये समिट हुआ था और एक साल में जहाँ लोग अपनी फाइल प्रोसेस कर रहे थे, अपनी मशीनरी और प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, फाइलिंग क्लियर कर रहे थे, तब तक 20 आते आते दुनिया के अंदर जो है कोविड की जो है काली छाया आ गई और सब कुछ रुक गया और हर इंडस्ट्री को उसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लोगों को अपने ही लाइबिलिटीज़ यानी अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जिंदा रखना ही बहुत मुश्किल हो गया था। आज दुनिया और देश उस सब से बाहर आ गया है सौभाग्यवश, और फिर से दुनिया ने आगे बढ़ने की सोची है और उस आगे बढ़ने की उसमें उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है। और इसलिए इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री ने उस अवसर को, क्योंकि G20 के बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे हुए, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के सेक्रेटरीज, इंडस्ट्रीज, पॉलिटिशियंस उत्तराखंड आए, उनमें से कुछ ने इंटरेस्ट शो किया। तो जहां से हमको ज्यादा प्रस्ताव आए, इंग्लैंड से हमें सबसे ज्यादा प्रस्ताव आए उत्तराखंड की धरती की, उत्तराखंड की सरकार के पास कि हम आपके देश में, आपके राज्य में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उन प्रस्तावों की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड की सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी अपने विद्वान और काबिल अधिकारियों को लेकर के इंग्लैंड गए। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करने के बाद ये 12,000 करोड़ के ठोस प्रस्ताव स्वीकार किए। प्रस्ताव तो वहाँ बहुत सारे थे। ठीक है,
लेकिन हजारों लाखों example- करोड़ के थे, example परंतु तौर उनमें से पे जो आप बता ठोस, सकते हैं। सुन तो लीजिए मेरी बात अभी पूरी नहीं सर, हुई, मैं जो ठोस उसी के प्रस्ताव साथ आए थे, सवाल जो पूछना फिजिबल चाहती थे, जो हमें लगा कि हमारी धरती के लिए उपयोगी हैं, उन्हीं प्रस्तावों को उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ठीक। स्वीकार किया और उनके साथ एमओयू किया है। ठीक है सर, मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये था कि आप कोई एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, अगर हम बात करें, जैसे काम की हम बात करें, आपने कहा 25,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, तो वो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनकी फैक्ट्रीज यहाँ लगी है, मैन्युफैक्चरिंग नजर आ रही है, और कौन से देखिए, वो क्षेत्र हैं? उत्तराखंड में सीमेंट की फैक्ट्रीज यहाँ पे अंबुजा से लेकर हर का प्रोडक्शन यहाँ चल रहा है। यहाँ पे महिंद्रा, हीरो होंडा और टीवीएस का प्रोडक्शन यहाँ पे चल रहा है, मैकेनिकल में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसी प्रकार से मेडिसिन की फील्ड में ऐसी कोई दुनिया की कंपनी नहीं है, कैडिला हो, रैनवैक्सी हो, ये सारी की सारी कंपनियां यहाँ पे आज की तारीख में चल रही हैं। ठीक है, शीशपाल प्लीज जी, शीशपाल जी आप कुछ बीच में बोलना चाह रहे थे, अपनी बात रखें प्लीज। देखिए वीरदर्शनी जी बात कह रहे हैं कि एनडी तिवारी जी की सरकार में और जो कि पैकेज राज्य को दिया गया था, तो भैया आप तो आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, 2018 से 17 से आप राज्य को जो पैकेज नहीं दिया। अभी इन्होंने देश को बैसाखी के सहारे कुछ नहीं दिया। नहीं राज्य का इनकी सोच हमेशा देश को बैसाखी पे ही खड़े करने की रही। नहीं आपने दोनों पैर पे खड़े करने नहीं चाहेंगे। आप ये जो है सब्सिडी दो, निकम्मा बनाओ, ठीक है, उनकी बात सुन कॉरिडोर बनाओ, ठीक है। इसी में ध्यान देंगे। ठीक है, शीशपाल जी अपनी बात अपने पैर पे तो खड़ा होने की तैयारी करवाओ भाई राज्य को। दिगंबर जी, नहीं तो फिर आप कब बैसाखी के सहारे रहेंगे अब राज्य? क्यों बैसाखी रखना चाहते हैं राज्य के? देखिए आज राज्य अपने पैरों में, आज ठीक है, 23 साल का ठीक है, नौजवान है उनको राज्य, उनकी बात रखने देते हैं, उनकी सुन लेते हैं, एक वो बार जो क्या कहना है चाह रहे हैं। 23 ठीक है, साल का शीशपाल जी, नौजवान है आज राज्य। ठीक है, शीशपाल जी आप अपनी बात उसको पूरी बैसाखी लगाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ हम उसको जो है अपने दोनों पैरों पे दौड़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, शीशपाल जी अपनी बात रखें प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में धैर्य नाम की चीज बीच में इंटरप्ट करने लगते हैं। बीच में इंटरप्ट करने लगते हैं। आप एक तरफ तो कांग्रेस को करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुमत की सरकार है, राज्य में 7 साल से आपकी सरकार है, आप भूल रहे हैं, मतलब आपको याद ही नहीं कि आपकी सरकार को राज्य में अगर विकास नहीं हो रहा है, उद्योग धंधे नहीं आ रहे थे, जिम्मेदारी किसकी है भाई? अगर औद्योगिक पैकेज जारी नहीं रहा है, वो जिम्मेदारी किसकी है? और आप कह रहे हैं कि 25,000 करोड़ रुपए के जो है उद्योग लगे हैं। अरे व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए ना, श्वेत पत्र जारी करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध बोलने से पूरे काम चलेगा। जो भी निवेश के दिखा रहे हैं वो सारे उद्योग है। कांग्रेस की सरकार में इस राज्य में आई, इसे कोई भी नहीं नकार सकता, और इसकी उपलब्धि जीरो है, जीरो। लगातार पलायन बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर निवेश आया होता, उद्योग लगे होते, तो ये बताइए 270 लोग प्रतिदिन यहाँ से जो पलायन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? और वो जो उद्योग ये कह रहे हैं, जो निवेश ये कह रहे हैं, वो केवल भाजपा के चश्मे से क्यों दिख रहा है? वो ना तो मीडिया को दिख रहा है, ना विपक्ष को दिख रहा है, ना जनता को दिख रहा है। अच्छा शीशपाल जी, इनकी कथनी करने का अंतर जो है जी, आपसे मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि आप लोग ये सवाल करते 2018 में जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो कहाँ दिख रहा है? क्या आप लोगों ने कभी जो श्वेत पत्र की आप बात कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने जानकारी लेने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो इन्वेस्टमेंट है कहाँ? देखिए लगातार सरकार से हम पूछ रहे हैं, लगातार जो है सरकार के दरवाजे पर कई बार पूछ चुके हैं कि भैया उस पर व्हाइट पेपर क्यों जारी नहीं करते? और व्हाइट पेपर का मतलब है उसमें कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर राज्य में निवेश आया है तो उसका भी पता लगेगा, और नहीं आया किन कारणों से नहीं आया उसका भी पता लगेगा। अब ये तो कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना तो बहुत पहले चला गया, कोरोना के बाद तो दुनिया चंद्रमा पर पहुंच गई भाई। आप कहां कोरोना के पल्लू में जो है अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ले गए, और आप बताइए, आप कह रहे हैं कि राज्य के हमारी सरकार ले गई, उनके निवेश प्रस्ताव में गंभीरता नहीं थी। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आपके इन्वेस्टर मीट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको उस पर जवाब देना चाहिए। और जो 2018 में उद्योग के नाम पर राज्य में आपने भूमि अधिनियम में संशोधन किया और 12.5 एकड़ जो किसान
यहाँ पर परिभाषा थी, भूमि रख सकता था, उसको भी आपने बदलने का काम किया कि उद्योग के नाम पर यहाँ कोई भी कितनी भी भूमि खरीद सकता है। भैया कितना निवेश राज्य में आया, लोगों की जमीनों की लूट खसोट कितनी हुई, उसमें कितने उद्योग लगे, कितने लोगों को रोजगार मिला, इस सब पर बात होनी चाहिए। लेकिन सरकार बात ही नहीं करना चाहती और अब फिर कहा जा रहा है कि साहब उद्योग आएंगे। अरे कैसे आएंगे? राज्य में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, रोड कनेक्टिविटी आप है नहीं। आज जो है सैकड़ों सड़कें पहाड़ की जो है आपदा से कटी हुई हैं, आप उनको नहीं खोल पा रहे। लोग जो है अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, मरीजों को जो है हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे हैं, रोजमर्रा के काम करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। आप कह रहे हैं कि निवेश आएगा, उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे, कैसे चढ़ेंगे? बिजली आप आम आदमी को दे नहीं पा रहे, उद्योग धंधों को कहां से आप देंगे? आप जिस सिंगल विंडो सिस्टम की बात कर रहे हैं वो कहीं दिखाई नहीं देती है। तो भैया उद्योग अगर राज्य में आने हैं तो उसके लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, मंशा चाहिए। और राज्य में जो डबल इंजन का भरोसा आपने जनता को दिलाया था, वो डबल इंजन का असर दिखाई देना चाहिए। लेकिन वो डबल इंजन तो एक सपना जैसा हो गया है, उत्तराखंड की धरती पर आज तक उतरा ही नहीं है। अगर उद्योग आएंगे तो किस भरोसे आएंगे? ठीक है, आप कह रहे हैं कि बैसाखी सहारे आप जो है राज्य को चलाना चाहते हैं, तो भैया केंद्र का जब तक सहयोग नहीं होगा, केंद्र जब तक राज्य के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा नहीं होगा, उद्योगों के लिए जो कठिनाइयां हैं, जो उनको सुविधाएं चाहिए, वो केंद्र पे भी बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। तो अगर केंद्र आपके साथ नहीं है, अगर केंद्र की बैसाखी आपके पास नहीं है, तो जो ये आप बातें कर रहे हैं ये कोरी बातें हैं और ये पहले ही इसमें फिर झूठी साबित हो जाती है। ठीक है पेनुली जी, हम जब कहते हैं कि मंशा होनी चाहिए, अभी तो 8 और 9 दिसंबर की बात है, अभी से कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मंशा की जहां तक बात रही तो युवा मुख्यमंत्री पे सभी ने भरोसा जताया है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं, आपने यूसीसी को लेकर कहा, कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जिस पर बहुत आगे पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्रियों से, तो क्या हमें उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो इन्वेस्ट भी होगा? देखिए, जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं वो आज और कल में तो बने नहीं हैं। 1.5-2 साल ने इस सरकार में हो गए और उससे पहले भी ठीक चुनाव से पहले ये मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम पे भी बड़ी बड़ी बातें करी थी। देखिए लक्षण कहाँ से परिलक्षित होते हैं कि जो आपने बोला क्या आपने करा। आपने भू कानून की बात करी थी, वो आया आज तक? आपने नकल विरोधी कानून की बात करी थी, अध्यादेश की नहीं, कानून की बात करी थी, वो आया? नहीं आया। उसके अलावा हर सरकार का काम क्या होता है, मुख्यमंत्री तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, मेरे को याद है कि श्रीनगर में भाषण दिया था कि हम 4 मुख्यमंत्री बदलें या 5 मुख्यमंत्री बदलें, सबकी कार्यशैली एक होती है और हम उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट आया था 1,20,000 करोड़ का, वो क्यों नहीं इस युवा मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ाया? और जैसे मेरे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कोविड कितना तो छुपोगे कोविड से, कब तक तो उस कोविड को आगे लगाओगे? अब तो कोविड भी कह रहा होगा कि यार ये अच्छा कोविड हमारे ऊपर लग गया बीजेपी। कोविड गए हुए जमाने हो गए, कोविड के बाद बहुत सारी दुनिया चेंज हो गई, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, यूएनएससी में भी बहुत सारी चेंजेस आ गए, लेकिन हमारी सरकार अभी कोविड की पूंछ पकड़ के आगे बढ़ रही है। वैसे तो कह रहे हैं हमने बहुत विकास करा, हमने बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, तो कोविड वहां भी आया होगा, क्योंकि जहां पे अपनी सरकार की नाकामी छुपानी है वहां पे कोविड का नाम आएगा। मैं बीजेपी का प्रवक्ता से सिंपल 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो जो इन्वेस्टमेंट टूरिज्म में 119 एमओयू हुए थे, उनमें से कितने एमओयू जो हैं वो मटेरियलाइज हुए? जो मैन्युफैक्चरिंग में 233 एमओयू हुए थे, उनमें से कितने मटेरियलाइज हुए? हेल्थ सेक्टर में जो 71 एमओयू हुए थे, वो कितने मटेरियलाइज हुए? एनर्जी में 19 में से 0, 19 में से एक भी नया एनर्जी का सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आपको नहीं दिखी प्रदेश के अंदर। ठीक है, और जितनी इन्होंने दिखाने की कोशिश भी करी, वो भी जो ये सोलर एनर्जी की थी, बुरी तरीके से फेल हुई है।
जिस तरीके से, जिस उत्साह से और जिस उससे ये सरकार ने शुरू करा था, उससे तेजी के साथ ये गिरा है। दूसरा, आयुष में इन्होंने 22 एमओयू साइन करे थे। आयुष में कौन से 22 एमओयू में से कितने आ गए? 71 एमओयू हेल्थ केयर सेक्टर में जारी करे थे, वहां के कितने आए? एक नया हॉस्पिटल, 2 नए हॉस्पिटल या कोई बड़ा हॉस्पिटल ग्रुप उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों में लगाने आया हो तो मुझे नहीं ध्यान, अगर है तो हमारा भी ज्ञानवर्धन कर देंगे। दूसरी बात, इसके अलावा कहाँ इन्वेस्टमेंट गया है, कहाँ इन्वेस्टर समिट गई है, कहाँ जमीनें गई हैं? वो है इनके पूर्व राज्य मंत्री आर्या के बेटे के पास। जिस रिसोर्ट में आयुष के नाम पे जो रिसोर्ट लिया गया था और आयुर्वेदिक प्रोडक्शन के लिए जो लिया गया था, जहां बहन अंकिता भंडारी के साथ ऐसे कांड हुए, इस तरीके के बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के दोस्तों को रिसोर्ट्स गए हैं। आप हरिद्वार वाली जगह पे चल जाएं तो सारे आयुर्वेदिक रिसोर्ट्स हैं, लेकिन कोई भी रिसोर्ट्स के अंदर रिसोर्ट्स वाला काम नहीं है। तो ये इनका केवल अपने दोस्तों को उत्तराखंड की जमीन बेचना। हमारा भू कानून क्यों नहीं दे रहे हो भैया? नहीं आ रहे तुम्हारे इन्वेस्टर, हमारा भू कानून वापस दो हमें। ठीक है, डीएम को तुमने अनलिमिटेड पावर दे दी जमीन अलॉट करने की। अब उसपे ये भी नहीं देख रहे हैं कि कितने इन्वेस्टर वहां पे एक्चुअल में वो जमीन पे आ रहे हैं। हमारे बुग्यालों को, बुग्याल के बुग्याल, रोज फेसबुक में, सोशल मीडिया में आप देखो, बुग्याल के बुग्यालों पे बोर्ड लग जाता है कि यह संपत्ति फलाने फलाने जी के बिलोंग करती है, नॉट फॉर सेल। हमारे बुग्याल कब से उनके हो गए? तो ये बीजेपी के नेताओं को जवाब देने की जरूरत होगी कि कितने एमओयू साइन हुए थे, कितने मटेरियलाइज हुए। ठीक है, शॉर्ट में जवाब दीजिए, फिर मैं अर्थशास्त्री के पास जाऊंगी। सर, कि आखिर सवाल ये है कि मटेरियलाइज कितने हुए? एमओयूज बहुत आए हैं, लेकिन धरातल पे कितने हैं? हमारे साथी एनालिस्ट जो कि 4 चुनाव हारने के कारण से खुद हताश और निराश हैं, 2 लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद उनकी हताशा और निराशा इतनी बढ़ गई कि उन्हें कोई सकारात्मक प्रयास पहलू में दिखता नहीं है, और उन्हें उसमें भी क्या लगता है, निराशा, असफलता और विफलता की आशंका उनको इतनी घर कर गई है, इतनी घर कर गई है आशंका कि उनको अगर सामने से उनके थाली में रबड़ी भी आए तो वो ये सोच के डर जाते हैं कि रबड़ी है या नहीं है, क्योंकि ये इतनी बुरी तरीके से जीवन में हताश और निराश हार देख देख के हो चुके हैं। अब जो हमारे साथी ने कहा कि भाई कहाँ इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, आप देखिए 1990s के दौर में उत्तराखंड में सिर्फ 3 रोपवेज चलते थे। एक मसूरी रोपवे था जो किताबगढ़ से ऊपर जाता है, एक और 2 जो है मनसा देवी और चंडी मंदिर के रोपवेज थे। नैनीताल का भी था, नैनीताल का भी था, ठीक है, औली का भी था। अब आप ये देखिए कि अभी जो है 500 करोड़ से ऊपर का रोपवे ये पुरकुल टू मसूरी बन रहा है। 1100-1200 करोड़ से ऊपर का रोपवे केदारनाथ जी का बन रहा है जी। सुरकंडा मंदिर का बन के ऑपरेशन मोड में आ चुका है, ठीक है, और भी बहुत सारी रोपवे परियोजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं जी, ठीक है। इसी प्रकार से हरिद्वार के अंदर आप ये देखेंगे कि जहां कांग्रेस रिजिम का जो, जिसकी आप ये बात करके हमने इतना बड़ा सिटकुल एरिया बनाया, और उसकी जो प्रेरणा थी वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार थी, क्योंकि उसने उत्तराखंड की माली हालत को देखते हुए कि एक हिल स्टेट है, रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट नहीं है, इसलिए बाकी झारखंड और छत्तीसगढ़ को नहीं दिया जो हमारे साथ बने थे, ठीक है ना, परंतु हमें स्पेशल पैकेज दिया। और उसका क्या हुआ कांग्रेस की सरकार में कि जो हमारी फर्स्ट क्लास लहलाती हरी भरी जमीन थी, जिसमें कृषि उपयोगी जमीन थी, उसको उन्होंने उद्योगपतियों को दे दिया। और जैसे ही सब्सिडी खत्म हुई सब भागने लगे, सब भागने लगे, ठीक है। हमने उनको वापस किया, उनको स्टेबल और सस्टेनेबल मोड में लाने का काम किया है। आज जितनी इंडस्ट्री आपको दिख रही है वो सारी की सारी इंडस्ट्री उत्तराखंड में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी के कारण से है, जो 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार आज प्राइवेट इंडस्ट्री में सेक्टर में मिल रहा है। उसका केवल और केवल श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट को जाता है, जिसने उनको एश्योर किया कि आपको बिजली बढ़िया और लंबे समय तक मिलेगी, आपको जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी मिलेगी, आपको जो है मैन पावर यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलेगी, उम्दा किस्म की मैन पावर मिलेगी, और इस कारण से वो इंडस्ट्रीज यहाँ पर टिकी है। ठीक है,
राजेंद्र बिष्ट जी, सर एनालिसिस की बात करते हैं, ये तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो गए, किसने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन जब हम आश्वासन की बात करते हैं और अश्योरेंस की बात करते हैं तो क्या कमी मानते हैं 2018 में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो पूरी नहीं हो पाई, जिसको इन्वेस्टर्स को लगा कि यहाँ पर सफाइज नहीं हो सकता? देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि उत्तराखंड में छोटी स्टेट है और छोटी स्टेट में जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो, वो हमें प्रॉपर चाहिए किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए। लैंड बैंक हमें चाहिए। आपने कह दिया कि ठीक है, हमने यहाँ पे जो है उत्तरकाशी चले जाइए, हम आपको इतना सब्सिडी दे देंगे, आप चंपावत चले जाइए, ये कर लीजिए, बट एक्चुअली में धरातल में पहले वो होमवर्क होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, हम किस सेक्टर में फोकस कर रहे हैं, वो फोकस वाला एरिया होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में फोकस्ड इन्वेस्टर समिट हुआ है। बिल्कुल। अगर बुंदेलखंड का है तो बुंदेलखंड में क्या होगा, अगर आप नोएडा की बात करें तो नोएडा में किस तरह का जो है इन्वेस्टर समिट के लिए किस तरह के इन्वेस्टर चूज करे जाएंगे। अगर आपको सेंट्रल यूपी की बात करते हैं तो किस तरह के समिट बात करेंगे। तो ये चीजें बहुत क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। नंबर 2, जो ब्यूरोक्रेसी है जिसमें ईज ऑफ डूइंग अ बिजनेस, वो सबसे बड़ा जो है एरिया है किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए। मैं जहां तक बात कह रहा हूं कि अगर आप ये देखिए कि 2018 के बाद 2-3 डेवलपमेंट जरूर हुए हैं, ये आप नोटिस कर लीजिए कि यहाँ पे जो होटल इंडस्ट्रीज है वो उसका जो होटल इंडस्ट्रीज काफी डेवलप हुई है। जो 5 स्टार होटल पहले उत्तराखंड में नहीं थे, अभी करीबन आप 5 स्टार होटल जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आप ताज ग्रुप की बात करें, रेडिसन की बात करें, हयात की बात करें, या आप और भी जो होटल्स हैं, और आप ये देखें जो छोटी छोटी चेन्स हैं वो भी जो है सुदूर इलाके में भी काम कर रही है। अगर आप कुमाऊं में देखें, कुमाऊं में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है होटल इंडस्ट्री में। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैंने कुमाऊं में देखा है, इवन देहरादून डिस्ट्रिक्ट में भी देखा है। लेकिन उसके अलावा जो है, जो हम चाहते हैं कि हमारा रेवेन्यू जनरेशन कैसे हो, जो आईटी वाला जो पार्ट था वो कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे रह गए, क्योंकि आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत कम जमीन चाहिए, रेवेन्यू ज्यादा निकलता है, हमें जो है टैक्सेस ज्यादा मिलते हैं, तो आईटी के ऊपर हम बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए। मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि हमें हमारी स्टेट ऐसी है कि यहाँ पे हमें इको फ्रेंडली इंडस्ट्री चाहिए, तो वो नहीं हो पाई। लेकिन सर्विस सेक्टर में आप पिलग्रिमेज के ऊपर जो बात करते हैं, देखिए जो चार धाम जो रोड है उससे फर्क पड़ेगा, जो कर्णप्रयाग का रेलवे लाइन है उस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है ये टाइम लगता है। अभी आप देखिए कि दिल्ली से देहरादून जो रोड है जो जिस तरह से बन रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है, कहीं ना कहीं उसका जो है क्या कहते हैं, अगर रोड अच्छी होंगी और यहाँ पे हाउसिंग सेक्टर में काम होगा तो इंडस्ट्रीज भी वहाँ आएंगी। इंडस्ट्री जब आएंगी तो नेचुरली जो है क्या कहते हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। और आप ये उदाहरण कहीं भी देख लीजिए, अभी आप ये देखिए कि जब भी कोई इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या है कि इकोनॉमी के साथ, देखिए होता क्या है कि 2018-19 के बाद जो हमारी इकोनॉमी है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, जनरली क्या होता है जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनका कैपेक्स प्लान होता है, मतलब वो क्या कहते हैं एडिशनल जो है पैसा डिप्लॉय करते हैं, बिकॉज वो आपका जो है प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, इसलिए बढ़ाती है, उन्हें पता है कि आगे आने वाले टाइम पे जो है हमें जरूरत पड़ेगी ज्यादा माल की। तो वो जो कैपेक्स था वो कैपेक्स डाउन रहा। अब धीरे धीरे करके पोस्ट कोविड में अगर आप देखेंगे 2021 के बाद से 2022 और 2023 जो है हम लोग चल रहे हैं एंड में, कैपेक्स जो है क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज ने बढ़ाया है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप ये देखेंगे कि जो अर्निंग ग्रोथ है कंपनीज की, वो अर्निंग ग्रोथ जो है दोबारा जो है पटरी पे आ रही है। जब कंपनी की अर्निंग ग्रोथ आएंगी तो क्या है, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, शेयर कैपिटल की जो है वैल्यूएशन बढ़ेगी और वो पैसा मार्केट में आएगा। तभी तो जो है क्या भाई आप ये समझ लीजिए, जब एक इंडस्ट्री को फायदा होगा, उसका प्रोडक्शन का माल लगेगा, तभी तो आगे एक्सपेंशन करेंगी। अच्छा राजेंद्र जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा। उत्तर प्रदेश का यहाँ पर जिक्र किया गया, बहुत लार्ज स्केल में वहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। हालांकि ज्योग्राफिकली अगर देखें और हिली स्टेट है उत्तराखंड, और कई सारे मायनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन क्या ऐसी चीज आपको लगती है जो उस ग्लोबल समिट इन्वेस्टर समिट से सीखने की जरूरत है? देखिए एक्चुअली क्या है, देखिए आप बताइए उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जो चीज थी वहाँ पे सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे दो चीजें नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, वो जो है क्या कहते हैं योगी जी ने लॉ एंड सिस्टम को बनाया और लोगों को एक विश्वास दिलाया कि आप अगर हमारी इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप वहाँ पे बिजली की एनर्जी की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, बिजली का जो प्रोडक्शन है आज की डेट में जो है पीक पे, और वो जो है इंडस्ट्रीज को मिल रहा है। फिर इंडस्ट्रीज की वहाँ पे प्रायोरिटीज है। आप ये देखें ऐसे इलाके जो बुंदेलखंड का इलाका है
वहां पे अगर वो जो है डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं तो वहां पे काफी कंपनी जो हैं अभी आप देखिए डिफेंस कॉरिडोर पे काम कर रही है। मैं तो बहुत सारी कंपनीज को जानता हूं कि जो अपने प्लांट जो है क्या कहते हैं बुंदेलखंड एरिया में कर रहे हैं। फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं तो नोएडा में फिल्म सिटी में भी जो है काम हो रहा है। तो धीरे धीरे करके अगर आप ये देखें लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आप देखें ब्यूरोक्रेसी जो है उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अगर हम उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो बहुत फर्क है। योगी जी के आने के बाद बहुत कुछ बदला है, वहाँ पे काम हो रहा है, लोगों को लॉ एंड सिस्टम बेटर है, लोगों को हर चीज जो है किसी भी चीज में जाके जो है योगी जी के पास नहीं जाना पड़ता। आप किसी कर्मचारी के पास जाइए सब काम होता है। लेकिन उत्तराखंड में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है और वो जो प्रॉब्लम है उसके वजह से जो है क्या कहते हैं इन्वेस्टर आने में थोड़ा झिझकता है। तो इन्वेस्टर तो नेचुरली वहीं जाएगा कि जहां उसको जो है बनेगा। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो चीज होती है आपकी लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन। अगर उसकी फैक्ट्री लगाना है तो उसको लॉजिस्टिक क्या मिलेगा, तो उत्तराखंड में थोड़ा सा उसका जो है डिसएडवांटेज है। लेकिन जिस तरह से रोड बन रही हैं वो एडवांटेज जो है वो धीरे धीरे करके वो भी खत्म हो रहा है। इसके अलावा जो है अगर आप लॉजिस्टिक की बात करते हैं तो लॉजिस्टिक में भी बहुत सारे जो है डिफरेंस आ रहे हैं। अभी जो है लॉजिस्टिक में बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो वो सारी चीजें बहुत काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जहां तक जिस तरह के हम डाटा आज के डेट में देख रहे हैं उत्तराखंड में जिस तरह के मतलब अगर हिली स्टेट से हम कंपेयर करते हैं, हम किसी बड़े राज्य से कंपेयर नहीं कर सकते, उसमें उत्तराखंड अभी पायनियर राज्य है। नंबर 2 नंबर 3 पे चल रहा है। उसकी जीडीपी ग्रोथ, उसका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी अभी बढ़ा है, उसके जो डाटाज आए वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वी आर इन अ पॉजिटिव ट्रैक। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी बात जो चीज क्या होती है कि सरकार और ब्यूरोक्रेट अगर ये काम करें और ये इनका पॉजिटिव और एक रिस्पांस हो तो मेरे हिसाब से उत्तराखंड की जो है तस्वीर बदल सकती है। बिल्कुल। शॉर्ट में शीशपाल जी आप जवाब दीजिएगा, मैं फिर फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। देखिए दिव्य दर्शनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ पर जो भी उद्योग है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण है। चलो मैं मान लेता हूँ कि भाई आप ही की सरकार के कारण है। एनडी तिवारी को कांग्रेस की सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। आप बच्चे से उत्तराखंड में पूछ लिए, उसको यहाँ के उद्योगों की हकीकत पता है। और ये कह रहे हैं कि आज वहां पर जो है उद्योग धंधों को विश्वास इन्होंने दिलाया कि साहब हम आपको अच्छी मैन पावर देंगे, आपको जो है अच्छी कानून व्यवस्था देंगे। आप दिव्य दर्शनी जी एक टीम मेरे साथ कल भेज दीजिए, मैं यही सेलाकुई से शुरू करूंगा और आप हरिद्वार पंचनगर जाके वहां के तमाम उद्योग धंधों पर ताले लग गए हैं। ये जो है उनको रोक नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या कर रहे हैं? लगातार उद्योग धंधे जो है बंद हो गए हैं। जो उद्योग लगे थे सबसे पहले तो आप उनको अगर यहाँ पर रुकते वो अगर ढंग से काम कर रहे होते तो आज जो है हमें ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी कि जो है हमारे युवा जो है पलायन करके दूसरे राज्यों को जाते। जब यहाँ पर काम नहीं है तभी तो पलायन हो रहा है लगातार। ये झूठ बोलने में माहिर है और कोई भी दावा करते हैं, लेकिन जनता भी आप पूछ लीजिए उत्तराखंड के बेरोजगारों से कि इनके दम में कितनी हकीकत है, कितना दम है। और जो अभी मेरे बड़े भाई राजेंद्र जी ने यहाँ पर कहा कि हयात होटल है या रेडिसन ग्रुप है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल यहाँ पर 2018 के बाद आए। मैं याद दिला दूं, आप हयात होटल तो देहरादून में है, रेडिसन हरिद्वार उधर जाने की आवश्यकता नहीं। सबके सब जो है हरीश रावत सरकार के एमओयू हरीश रावत की सरकार में जो है ये राज्य में आए, उनको जो है यहाँ पर लाने का श्रेय हरीश रावत जी को है। तो जो डॉक्यूमेंट है, जो अनुबंध की सच्चाई है, उसे कोई नहीं नकार सकता। और ये केवल बयानबाजी, लेकिन क्रेडिट तो वो सरकार ले जाएगी जो इसे इम्प्लीमेंट करवाएगी। लेकिन क्रेडिट तो शीशपाल जी वो सरकार ले जाएगी जो इम्प्लीमेंट करेगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्रेडिट ले जाएं, क्रेडिट ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्रेडिट देने में कोई गुरेज नहीं है। हम तो कह रहे हैं भैया 7 साल से आपकी सरकार है राज्य में, लेकिन जो विफलता है, जो आप रोजगार देने में विफल हुए हैं, राज्य का विकास करने में विफल हुए हैं, कानून व्यवस्था बनाने में विफल है, तो भैया उस चीज को भी तो मानिए ना। वो चीज ये मानते नहीं जो विफलता है। और कांग्रेस के जो कार्य हैं, कांग्रेस ने जो नींव रखी विकास की, उसको भी ये नकारने का काम करते हैं। तो ये तो सच को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते ना। दिक्कत तो ये है, मतलब अच्छा है, मीठा है तो वो गपा पर गप, और कड़वा है तो वो थू थू। इनके लिए तो ये हाल है। तो अगर जो कटु सच्चाई है आज राज्य में कि
जो चाहे वो ऊर्जा का सेक्टर हो, चाहे वो जो है फार्मा का सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, हर मामले में हम पिछड़े हैं और हमारे बेरोजगार नौजवान मायूस हैं, दूसरे राज्यों की ओर जो है ताक रहे हैं और पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, अगर इन्होंने विकास किया होता तो राज्य में वो विकास दिखाई देता है। वो भाजपाई चश्मे से क्यों दिखाई दे रहा है, वो धरातल पर क्यों दिखाई नहीं देता ना। दिव्य दर्शनी जी, हम ये पूछ रहे हैं, देखो विकास कोई छुपाने की चीज नहीं है। अगर उद्योग लगे हैं उसे मैं भी नहीं छुपा सकता, कोई भी नहीं छुपा सकता, वो दिखाई देंगे भाई। रोजगार अगर मिल रहा है तो वो भी दिखाई देंगे। तो शायद आपने ये मांग अब उठा दी है, आपने ये मांग उठा दी है श्वेत पत्र की, तो शायद अब सरकार की तरफ से आपको एक श्वेत पत्र जारी हो जाएगा कि आखिर जो आप सवाल उठा रहे हैं धरातल पर पे, तो वो शायद आप लोगों को मिल जाएगा जल्दी। नहीं, हमें तो इंतजार रहेगा श्वेत पत्र का। हम तो कह रहे हैं श्वेत पत्र जारी करें जी। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ठीक है सर। अगर निवेश राज्य में आया है, ठीक है, उद्योग लगे हैं, रोजगार मिले हैं, तो उस पर व्हाइट पेपर जारी करने में सरकार को दिक्कत क्या है? ठीक है सर, समय की कमी में शॉर्ट में फाइनल कमेंट लूंगी। पेनू लीजिए, आपसे शुरू करूंगी। देखिए दिव्या जी, फाइनल कमेंट तो यही है कि किसी भी राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है और उसका प्रायोरिटी होनी चाहिए कि राज्य में इन्वेस्टमेंट आए और राज्य के नौजवानों को रोजगार मिले और राज्य का जो इकोनॉमी है वो बढ़े। अगर इस मनसा से और सच्ची मनसा से सरकार काम करती है तो ये इसके लिए सरकार को साधुवाद। लेकिन आज की जो हकीकत है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर ये क्लॉज है कि उत्तराखंड के 75-85% लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, उसमें अगर आप आज हकीकत में जाके देखें तो उत्तराखंड के लोगों को उसमें नौकरियां 50% से भी कम हैं। अगर 50% से कम नौकरियां हैं और इस तरीके से अगर सरकार इंडस्ट्री लाके उत्तराखंड के ऊपर थोपना चाहती है तो ये गलत है। दूसरी बात, सरकार को चाहिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, टारगेटेड जोन बनाए और वो पहाड़ों को लेके बनाए। जैसे अभी हमारे अर्थशास्त्री जी बोल रहे थे कि फोकस्ड इंडस्ट्री को लाए, जैसे रोपवे है, जैसे मेडिसिन है, हमारे ऊपर जड़ी बूटियां बहुत है हमारे पास, तो आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज या इस टाइप की इंडस्ट्रीज को लाके अगर वो विकास करती है तो ये एक नियोजित विकास होगा। और अगर ये अंधा विकास करते हैं तो पहाड़ को उससे कुछ फायदा नहीं। ठीक है, राजेंद्र जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए दिव्या जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हर एक मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में बढ़िया से बढ़िया काम करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं जो भी काम करूँ वो इतना बढ़िया करूँ कि आने वाले समय पे मेरी मतलब कुर्सी पक्की रहे। और वो कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं बस इस तरह का काम करूँ कि मुझे दोबारा लोग ना चुने। तो ये यहाँ तक बात है। लेकिन इन सब बावजूद भी कभी कभी कुछ घटना चक्र, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, राजनीतिक कुछ ऐसे प्रतीक हो जाते हैं कि आदमी उसमें काम नहीं कर पाता, जो सोचता है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। और अगर सरकार या मुखिया बदल जाता है तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इन सब चीजों पे आता है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी यंग हैं और उनका एक विजन है, उस विजन में काम करे, फोकस्ड काम करें और अपना एक विजन को बिल्कुल जो है टाइम बाउंड अगर लेके चले। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर वो लगाम होनी चाहिए, पे लगाम होनी चाहिए, तभी हम स्टेट में जो है ना इन्वेस्टर समिट को सफल बना सकते हैं। इन्वेस्टर आएगा यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करेगा तो यहाँ के लोगों का कुछ भला होगा। बिल्कुल। शीशपाल जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए दिव्य दर्शनी जी, सबसे बड़ी चुनौती है उद्योगों को पहाड़ चढ़ाने की। और उद्योग पहाड़ कैसे चढ़ेंगे? पहाड़ में अभी तो भूमि बंदोबस्ती एक बड़ा मसला है। जब तक भूमि बंदोबस्ती नहीं होगी, एक स्थान पर जो है लैंड उद्योगपतियों को नहीं मिलेगी। आजकल आप देख रहे होंगे जो बुलडोजर चल रहा है लोगों की जमीनों पर, ये कहा जा रहा है कि ये सारी की सारी जो है सरकारी लैंड है। और पहाड़ में अगर आप जाएंगे, जहां पर मेरा घर बना होगा, जहां पर हमारा मंदिर बना होगा, हमारा जहां पर जो है पानी का धारा होगा, वो लैंड भी जो है सरकारी भूमि के रूप में होगी। क्योंकि भूमि बंदोबस्ती हुई नहीं 1962 के बाद, तो वो चिन्हित ही नहीं है। ये बड़ी दिक्कत है। सरकार को भूमि बंदोबस्ती की ओर
बढ़ना होगा। और इस मामले में दृढ़ इच्छा शक्ति से जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक जो है जो पहाड़ चढ़ाना इतना आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है। ठीक है, दिगंबर नेगी जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट, क्या आश्वासन देंगे? समय बहुत है अभी आप लोगों के पास, दिसंबर तक का समय है और रोड शोज होने हैं। 1 महीने बाद प्रदेश जो है दिवाली मनाने वाला है और दिवाली के अवसर पर जैसे हर घर के मुखिया को, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है या प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, उसको बोनस मिलता है। और वो जब बोनस मिलता है वो घर लेकर के आता है तो घर के जितने भी सदस्य होते हैं, दादा दादी, पत्नी, बच्चे, सब बड़े खुश होते हैं। उनको नए कपड़े मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलती है, घर में कोई नया फर्नीचर, कोई रेफ्रिजरेटर, कोई वॉशिंग मशीन आती है। उसी प्रकार से प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ये इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं और इस इन्वेस्टर समिट के कारण से इस राज्य की जनता की टकटकी लगी हुई है कि उत्तराखंड का भला होगा, खुशहाली उत्तराखंड में आएगी। और मैं अपने विपक्ष के साथियों से पुरजोर प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी निराशा और हताशा से बाहर निकले और आशा और उत्साह का संचार अपने अंदर करें और उसको देखें कि प्रदेश की जनता कितने उत्साह और विश्वास इस इन्वेस्टमेंट समिट के प्रति उनको है। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज चर्चा हमने की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, लगातार लक्ष्य की ओर धामी बढ़ रहे हैं और आगे भी रोड शोज इस तरीके के होने वाले हैं। और जो बात कही जा रही है फोकस्ड इन्वेस्टमेंट की, कि आखिर कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट चाहिए इस प्रदेश को, वाकई में उस पर ध्यान देना जरूरी होगा। लेकिन देखना ये होगा दिसंबर तक कितने एमओयूज यहाँ पर साइन होते हैं और क्या वाकई इस बार जो इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा गया है वो पूरा होता है और धरातल पर उतरेगा, वो बड़ा प्रश्न चिन्ह है, वो बड़ी चुनौती सरकार के लिए इस वक्त होने वाली है। अब देखते हैं इससे पार कैसे पाया जा सकता है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।